वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। रिवीजन की जो चेन हमने शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे और नोट्स दिए थे आपको हिस्ट्री के जो इतिहास है, आपका इतिहास का सेगमेंट, उसके तीनों चैप्टर हमने रिवाइज किए थे और बहुत ही क्विक रिवाइज किए थे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बोथ लैंग्वेजेस को कैरी करो, यट मैंने वीडियो बनाते समय आपके लिए ध्यान रखा था कि बहुत सारे इंग्लिश जो है उसमें ट्रांसलेशन करके बताया था, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि उनको इंग्लिश में, जिनके इंग्लिश मीडियम है उनको भी समझना है। तो आज से हम जो भी नोट्स लाएंगे आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के, वो इंग्लिश मीडियम के भी साथ में होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर ज्योग्राफी के इस सेक्शन में आपके जो टोटल चैप्टर आ रहे हैं वो 5 चैप्टर आ रहे हैं। येट 5th चैप्टर यानी कि जो खनिज से संबंधित है उसमें से मैप आ रहा है, लेकिन जिस तरह के आपका पेपर का पैटर्न आ रहा है कि कहीं से भी दिए जा रहे हैं, घुमा के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से सिर्फ मैप ही आएंगे। ये भी हो सकता है कि मैप आपके हिस्ट्री के 2nd चैप्टर में से भी इंक्लूड कर दिया जाए और इसमें से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। तो ब्लूप्रिंट क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको संसाधन कहते हैं। यहाँ दो डेफिनेशंस मैंने एक साथ मिला दी है। पहली ये कि संसाधन होते क्या है, रिसोर्सेस होते क्या है, और दूसरे किसी भी चीज के, किसी भी नेचुरल एलिमेंट के रिसोर्स बनने की क्या 3 शर्तें हैं। तो फर्स्ट थिंग विच वी कैन से दैट various things obtained from nature which are used to satisfy our needs are called resource, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या शर्तें हैं, what are the conditions which make an element a resource, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकृति प्रदत्त चीज को संसाधन में बदल देती है। तो सबसे पहली चीज है जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि विच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्निकली एक्सेसिबल जो होते हैं वो। दूसरे जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल, जो इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं। और तीसरे सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली यहाँ वैलिड लिखा है, आप एक्सेप्टेबल लिखो, प्रॉपर वर्ड है। तो ये 3 शर्तें हैं जो किसी भी चीज को संसाधन बनाती है। जीव मंडल से प्राप्त जो संसाधन होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैव और अजैव संसाधनों में क्या फर्क है। ठीक है, द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, और निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन जो है वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। वेरी सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब। अब ये हमें रेगुलर मिलते रहते हैं, हम इनको किस तरह से अपने लिए काम में लेते रहते हैं, इनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। Those resources which can be made useful again by various physical, chemical or mechanical process are called renewable resources. For example, air, water, sunlight, etc. तो ये अंतर या फिर इनकी अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद फिर से काम में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण और विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सारे के सारे मिनरल, सारे के सारे खनिज। रिसोर्सेज विच वंस यूज्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दे हैव been created and developed over a long geological time period are called non-renewable resources like minerals. नेक्स्ट, उसके बाद में आप ये जो एक टेबल है वो टेबल आपको याद करनी है, संसाधनों का वर्गीकरण जिसमें किया गया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जीवन के आधार पर या उत्पत्ति या ओरिजिन के आधार पर। दूसरा उसके बाद में एग्जिस्टिंग के आधार पर, कि जो खत्म हो जाते हैं उसके आधार पर। और तीसरा है ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिन पर एक ही व्यक्ति या संस्था का हक होता है।
वो संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं उनको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। हम पार्क में जाते हैं, हम पार्क को काम में लेते हैं, हम रोड पर चलते हैं, रोड को काम में लेते हैं, तो ये सब चीजें जिनको हम काम में लेते हैं, जंगल है, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित भी किया जा सकता है। नेशनल रिसोर्सेज आर एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ नेशन। इंडिविजुअल कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो ये इसकी विशेषता है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्रम के आधार पर या विकास की स्थिति के आधार पर जो अलग अलग तरह के संसाधन हैं। सबसे पहले वो संसाधन जो किसी भी क्षेत्र में विद्यमान तो है लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द एरिया बट आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद में वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, उनको विकसित संसाधन कहते हैं। Those resources which have been surveyed, the quality and quantity of their have been determined are called developed resources। हमको पता है कि वो कितने हैं, कहाँ हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने या पूरी तरह विकसित ना होने के कारण अभी पहुंच से बाहर हैं, उनको रिजर्व कहते हैं। Substances available in nature and can satisfy human needs but due to lack of technical knowledge or not fully developed are out of reach and are called as reserve resources। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, आपको अच्छे से याद करनी है। वो है सतत पोषणीय विकास क्या होता है या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Development should be done in such a way that it does not harm the environment and through the development being done in the present, the future development should be done. The needs of generations should be disregarded. उनको क्या कहते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस तरीके से विकास किया जाए कि जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे और वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी अवहेलना ना हो, उसको क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। फिर है रिसोर्स प्लानिंग। ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आएंगी जरूर। इनमें से एक डेफिनेशन डेफिनेटली आपके पेपर में छपने वाली है। तो पेपर में क्या छपने वाला है वो डिपेंड इस पर करता है कि आपने कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ठीक है ना। ये इनमें से एक जरूर ही आपके पेपर में प्रिंट हो चुकी है क्योंकि पेपर प्रिंट हो चुका है एंड आई कैन बेट कि इनमें से तो एक डेफिनेशन डेफिनेटली ही आएगी। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? द मेजर्स ऑफ टेक्निक्स बाय विच द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एंश्योर्ड। संसाधन नियोजन जिसको कहते हैं, ऐसे उपाय या तकनीक अपनाना जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। उचित प्रयोग क्या है? उचित प्रयोग का मतलब जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा कि आज की जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी बच जाए। फिर है रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो बेटा, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिसोर्स प्लानिंग अलग है, रिसोर्स कंजर्वेशन अलग है, यानी कि संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विटेबल एंड प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स सो दैट रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड। संसाधनों का ऐसा उपयोग, न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग जिससे कि संसाधनों का अपव्यय ना हो, उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। फिर है लैंड डिग्रेडेशन। किसे कहा जाता है? द इनएबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिमेन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बाय वेरियस नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय गतिविधियों या फिर प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा मृदा के कृषि योग्य ना रह पाना, यानी कि उसकी जो टोटल क्वालिटी है सॉइल की उसका खत्म हो जाना, उसको लैंड डिग्रेडेशन हम कहते हैं। अब अलग अलग तरह के लैंड क्या क्या होते हैं, जैसे नेट सोन एरिया या नेवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वो क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो। द एरिया वेयर कल्टीवेशन इज डन वंस और मोर देन वंस इन अ ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। फिर कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को भी अगर जोड़ दिया जाए, फॉलो लैंड को भी अगर जोड़ दिया जाए तो उसको टोटल सोन एरिया कहा जाता है। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र
और उसके बाद में है प्रतिभूमि। अब ये फॉलोलैंड क्या होता है? वो भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है। लैंड दैट हैज नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम एंड लेफ्ट वेकेंट, हालांकि उस पर खेती हो सकती है लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, उसको फॉलोलैंड हम कहते हैं। बंजर भूमि, कई बच्चे क्या है बंजर भूमि और प्रतिभूमि यानी कि फॉलोलैंड और बारन लैंड में भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारी डेफिनेशन यहाँ लिखी है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। बंजर भूमि कहते हैं वो भूखंड जिस पर कोई पैदावार ही नहीं होती, जो पहाड़ी, रेतीली या दलदली होती है। द लैंड ऑन विच देयर इज नो यील्ड एंड विच इज हिली, सैंडी और मार्शी, उसको क्या कहते हैं? उसको बारेन लैंड कहते हैं। उसके बाद में अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं जिनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटेराइट एंड रेड सॉइल। ये इनमें से एक मिट्टी का ये जरूर पूछा जा सकता है कि उसका निर्माण कैसे होता है। तो रेड सॉइल का तो आप सबको पता है कि जो आयरन होता है उसका डिफ्यूजन होता है नमी की वजह से मिट्टी के अंदर, इसलिए क्या होता है वो भूमि का रंग लाल हो जाता है, तो इसीलिए वो रेड सॉइल बनती है। लेटेराइट सॉइल कैसे बनती है? सॉइल फॉर्म्ड बाय रैपिड इरोजन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी के कटाव से जो मृदा बनती है उसको लेटराइट सॉइल कहते हैं, इसलिए ये कंकरीली होती है बहुत बार। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस। जो मृदा की ऊपरी परत होती है, जो टॉप सॉइल होती है, किसी भी नेचुरल फोर्स की वजह से उसका हटना सॉइल इरोजन कहलाता है। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना और दूसरी जगह चले जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। फिर है लास्ट, एक्सकेवेटेड लैंड। एक्सकेवेटेड लैंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू सॉइल इरोजन डन बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड्स। ये क्यों बनता है? इसको उत्खात भूमि भी कहते हैं। ये प्रवाहित जल तथा पवनों द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। उसके अलावा जो आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद करना है वो है अलग अलग तरह की सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर जो कि है वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये तीनों चैप्टर्स 1 by 1 और उसके बाद में 4th और 5th चैप्टर भी, ये पांचों चैप्टर रिसोर्स बेस्ड है, यानी कि ये इन पांचों चैप्टर में अलग अलग तरह से संसाधनों की ही बात की गई है। पहले चैप्टर में आपको संसाधनों की बात बताई गई है कि क्या होते हैं संसाधन, कैसे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब क्लासिफाई करके, और उसके बाद में मृदा को एक संसाधन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरे चैप्टर में वन और वन्य जीव की संसाधन की बात की गई है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की अगर विशाल श्रृंखला को हम देखें तो उसके मामले में भारत की दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया। भारत में विभिन्न प्रकार के वन और वन्य जीव संसाधन पाए जाते हैं। Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो आपको याद रखना है। हिंदी में इसके नाम को कहें तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ इसको कहा जाता है, लेकिन इसको इस तरह से याद करना थोड़ा टफ है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ एन जो है वो 2 टाइम्स स्टैंड फॉर करता है, और IUC का मतलब क्या है? आई यानी इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन, उसके बाद में 4, सी का मतलब कंजर्वेशन, और उसके बाद में नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। We can classify the different categories of existing plant and animal species as follow। और इसी IUCN ने जो प्लांट्स और जितने भी जानवर हैं उनको उनकी प्रजातियों को अलग अलग भागों में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब वो कैटेगरीज क्या है? सबसे पहली कॉमन स्पीसीज या सामान्य प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या का स्तर उनके जीवित रहने के लिए सामान्य माना जा सकता है, जैसे हमारे आसपास गाय भैंसे रहती है, कुत्ते रहते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें जैसे कुछ पेड़ों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे साल है, देवदार है। कृदंत जो होते हैं, कृदंत जो यानी कि चूहे और रोडेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो सब species whose population level are considered normal for their survival such as cattle, साल, seeds and rodents etc। उसके बाद में लुप्त प्राय प्रजातियां या endangered species, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बहुत है, जैसे कि काला हिरण,
मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेर की पूंछ वाला मकैक या बंदर जिसको हम कहते हैं, और संघाई, ये मणिपुर का एक अलग तरह का हिरण होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनोसेरस, लॉइन टेल्ड मकेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एंड संगाई। संगाई क्या होता है? एक भूरे रंग का डियर जो हिरण होता है वो मणिपुर में पाया जाता है, तो उसको हम संगाई कहते हैं। उसके बाद में वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज यानी ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी अभी तो संख्या ठीक ठाक है, लेकिन भविष्य में अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो इनकी जनसंख्या कम होने का बहुत चांसेस है। इनको हम क्या कहते हैं? उनको वल्नरेबल या सुभेद्य प्रजातियां कहते हैं। निकट भविष्य में इनके लुप्तप्राय श्रेणी में जाने की संभावना है यदि इसी तरह से घटती रही तो, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगेटिक डॉल्फिन, ये सब हम इस पे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में है दुर्लभ प्रजातियां या रेयर स्पीसीज, जो बहुत कम पाई जाती है, जैसे छोटी आबादी वाली ये प्रजातियां जो लुप्तप्राय है या बहुत कमजोर श्रेणी में है, और उनको प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारक अगर काम करना जारी रखते हैं तो ये एक दिन खत्म भी हो जाएंगे। ऐसी प्रजातियों के उदाहरण है हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और ऑर्नबिल। Rare species with small population may fall into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. Example for such species are Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजातियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये वो प्रजातियां हैं जो किसी एक विशेष जगह पर ही पाई जाती है। दे आर फाउंड ऑन अ स्पेसिफिक स्पेस ओनली। तो ऐसी सारी की सारी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? उनको एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे अंडमान का टील है, निकोबार का कबूतर है, निकोबारी पिजन, अंडमान वाइल्ड बोर है यानी अंडमान का जंगली सुअर है, या अरुणाचल प्रदेश में एक पक्षी पाया जाता है जिसको मिथुन कहा जाता है। तो ये सब जो है वो एंडेमिक स्पीसीज में काउंट होते हैं। फिर है लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज या विलुप्त प्रजातियां जो खत्म ही हो गई है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इसमें डायनासोर का नाम लिख के आ जाते हैं, लेकिन आप अगर डायनासोर का नाम लिखेंगे तो वो गलत होता है, क्योंकि डायनासोर को हमने देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ उनको इमेजिन करते हैं ना। हमने कब देखा? हमने कभी देखा कि डायनासोर कैसा होता है? रियल में थोड़ी देखा है। वो तो लाखों साल पहले खत्म हो गए थे, और वो कहीं भी इंसानों की किसी गलती से खत्म नहीं हुए थे। दैट वाज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। तो वो नेचुरल प्रोसेस में खत्म हो गए। तो डायनासोर आप एक्सटिंक्ट किसी भी तरह की स्पीसीज में नहीं लिखेंगे। ओके, आप डायनासोर नहीं लिख के आएंगे। आप जो आपको इस एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उन्हीं में से यूज करेंगे। तो ये वो प्रजातियां हैं जो खत्म हो चुकी है, जो कहीं नहीं मिलती है, जैसे एशियाटिक चीता है या पिंक हेडेड डक है, गुलाबी सिर वाली बतख है या एशियाई चीता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच ए टेरिबल डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फना? वो कौन से नकारात्मक कारक है जो वनस्पतियों और जीवों को ऐसे भयानक ह्रास का कारण बनते हैं? क्यों ये ह्रास हो रहा है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों ये ह्रास इतना हुआ जा रहा है? इसका पहला रीजन है, सबसे ज्यादा इनका बहुत ज्यादा उपयोग, एक्सेसिव कंजम्पशन जिसको हम कह सकते हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मीटिंग ह्यूमन नीड्स लाइक वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, कलर्स, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एटसेट्रा। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयां, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जो किया जाता है, वो सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, ये भी जितनी बढ़ती जा रही है उतने जंगल खत्म हो रहे हैं। रेलवे, कृषि, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक वानिकी और खनन गतिविधियों का विस्तार। फिर है लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा जो है परियोजनाएं जो विकसित की जा रही है, उन परियोजनाओं की वजह से भी जंगल खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग द गैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल कंजम्पशन फॉर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल गुड्स। असमान पहुंच और संसाधनों की असमान खपत और पर्यावरणीय भलाई के लिए जिम्मेदारी का अंतर साझा करना। जो लोग सबसे ज्यादा इसको डिप्लॉयड कर रहे हैं वो कहीं भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो ये जो असमान रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है या असमान रूप से इसका वितरण है, ये भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में क्या इसकी सिचुएशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बहुत सारे सेंचुरीज के नाम आएंगे जो आपको बताने हैं कि कहाँ है। एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है हर बार। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में हम पढ़ेंगे कि संरक्षण होता क्या है। ये पारिस्थितिक विविधता को संरक्षित करता है और पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को भी संरक्षित करता है। तो एक तरह से ये संरक्षण की ऐसी विधि है जो उनकी जेनेटिक जितनी भी विशेषताएं हैं उनको बचा के रखता है। The Wildlife Protection Act of India was enacted in 1972 to protect the habitats and Pan India list of protected species was published. भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया गया, आवासों की रक्षा के लिए ये लागू किया गया था और संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची पहली बार प्रकाशित की गई थी। तो स्पेशल क्या हुआ था, पहली बार एक पैन इंडिया लिस्ट या अखिल भारतीय सूची लागू की गई थी, जारी की गई थी। Next है the central government also announced several projects for the protection of specific animals. Several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly has been added to the list of protected species under the Wildlife Act of 1980 and 86. केंद्र सरकार ने कई विशिष्ट जानवरों की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की भी घोषणा की। 1980 और 1986 के वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची में कई सौ तितलियों, पतंगों उड़ाते हैं वो वाली नहीं, हम यहाँ पतंगों कह रहे हैं मोथ्स को, अलग अलग तरह के कीड़े उड़ने वाले होते हैं उनमें से भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी इसमें जोड़ा गया है, जो पहली बार किया गया। इससे पहले मुख्य जानवरों को ही शामिल किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट, इन 1991 प्लांट्स वर एडेड टू द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। 1991 में पहली बार पौधों की सूची को भी जोड़ा गया, जिसकी शुरुआत 6 पौधों की प्रजातियों से की गई। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने जानवरों की प्रजातियों को पढ़ा, आपसे वनों की प्रजातियां भी पूछी जा सकती है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। These are classified into following categories. उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, सबसे पहली है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं, भारत में कुल वन भूमि के आधे से अधिक क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है, ना कोई जल्दी से जा सकता है ना वहां से पेड़ काट सकते हैं, तो उनको आरक्षित वन कहा जाता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर है संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। वन विभाग ने कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को संरक्षित वन घोषित किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाद अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि वो वन जो अवर्गीकृत है, जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन वो वन क्षेत्र में आते हैं। ये वो वन और बंजर भूमि है जो सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदायों दोनों से संबंधित है। उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में अवर्गीकृत वनों के रूप में मतलब उनका प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा है। These are those forests and barren lands that belong to both government and private individuals and communities. The northeastern states and part of Gujarat have a very high percentage of their forests as unclassified forests. उसके बाद में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व फॉरेस्ट जो है आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट एंड मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। संरक्षित वनों को अगर स्थायी वन भी कहें तो ये स्थायी वन ये है कि इनको लकड़ी और अन्य उपज के उत्पादन के उद्देश्य से और सुरक्षात्मक कारणों से भी बनाए रखा जाता है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक आता है इसमें वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय और संरक्षण। समुदाय किस तरह से संरक्षण करता है वनों का या वन्य जीवों का। Conservation of forest and wildlife resource is very important. Here are some steps taken by common people. क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनता है अगर इस चैप्टर में से तो यही बन सकता है। वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आम लोगों द्वारा कुछ उठाए गए जो कदम है वो बताए गए हैं।
सबसे पहले राजस्थान के सारिस्का टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। विलेजर्स इन राजस्थान सारिस्का टाइगर रिजर्व हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब उन्होंने वहां विकास हो सकता था, जिसको हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं ना, वो हो सकता था, पर उन्होंने वो डेवलपमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने वहां माइनिंग को होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनिंग होती तो टाइगर्स कहाँ जाते। तो गांव वालों ने टाइगर्स के बारे में इतना सोचा। उसके बाद में राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के निवासियों ने 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया है। गांव वाले अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के साथ आए जो शिकार की अनुमति नहीं देते हैं। वो किसी भी बाहरी अतिक्रमण से वन्य जीवों की रक्षा भी कर रहे हैं। रेजिडेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट हैव डिक्लेयर्ड 1200 hectares of forest as Bhairodev Dakau Sanctuary. Villagers came up with their own rules and regulation that do not allow hunting. They are also protecting the wildlife from any external encroachment. वो बचा रहे हैं उनको। नेक्स्ट है टिहरी और नवदंडिया में बीज बचाओ आंदोलन जैसे किसानों और नागरिक समूह ने दिखाया है कि सिंथेटिक रसायनों के उपयोग के बिना भी अलग फसलें उत्पादन के पर्याप्त स्तर संभव भी है और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी है। Farmers and citizens groups such as the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navyadnya have shown the adequate level of diverse crop production without the use of synthetic chemicals are feasible and economically viable. उन्होंने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि बिना किसी केमिकल के यूज के भी हम अच्छी फसलें ले सकते हैं। और लास्ट जो है जिसकी आपको पूछा जा सकता है कि क्या है जेएमएफ या भारतीय संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो समुदायों के प्रबंधन और खराब हुए वनों की बहाली में शामिल करने के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। The India's Joint Forest Management Program sets a good example of involving local communities. क्या करता है ये? लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करता है। किसमें इन्वॉल्व करता है? इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो खराब हो चुके हैं उनमें लोकल लोगों का साथ लेकर और उनको वापस से सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेज। मैंने कहा था ना आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो रिसोर्सेज को रिलेट करते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है जो है जल संसाधन। 96% of the volume of water in the world is in the ocean and only 2.5% in fresh water. दुनिया का जितना भी पानी है उसका 96.5% जो है वो समुद्रों में है, महासागरों में है, और केवल 2.5% ही अलवणीय या जिसको हम यूजेबल वाटर कहते हैं उसके फॉर्म में है। भारत की अधिकांश नदियां, विशेषकर जो भी बड़ी नदियां हैं, वो प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द रिवर्स, हैव बीन कन्वर्टेड इनटू पॉइजनस स्ट्रीम्स ड्यू टू पॉल्यूशन। अब नदी बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन किसको कहते हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जितना भी क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिया जाता है उसको हम नदी बेसिन या रिवर बेसिन कहते हैं। द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा नदी पर एक डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम, गुजरात में। उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, उसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। ये डैम के विरोध में नहीं था, ये डैम के वजह से होने वाले डिस्प्लेसमेंट के विरोध में शुरू किया गया था। उसके बाद में है पालर वाटर। क्या होता है? पालर पानी आप सब जानते हैं अगर आपको अच्छी मारवाड़ी आती है तो, कि पालर पानी किसे कहते हैं? पालर पानी यानी बारिश से जो हमें सीधा प्राप्त होता है शुद्ध पानी, उसको पालर वाटर या पालर पानी कहते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। फिर भूमिगत जल किसे कहते हैं? इन द रॉक लेयर्स, होल्स एंड लेयर्स लाइंग अंडर द सॉइल कलेक्टेड वाटर। मृदा के नीचे बिछे हुए शैल, अस्तारण, छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जो जल है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं? पहले चैप्टर की तरह इसमें भी बहुत सारे आपके डेफिनेशंस हैं, वो आप समझ पाएंगे तो फिर आप बाकी चीजें भी एग्जैक्टली कर पाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं? कलेक्टिंग एंड रीयूजिंग रेन वाटर इन द पिट्स। छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा के जल को इकट्ठा करना और फिर से काम में लेना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जो जल विद्युत है, जिसको उसको किसे कहते हैं? जल विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय
beginning drawn of a stream of water from high places. बहुत ऊंचे स्थानों से जो पानी आता है उसकी गति बहुत तेज होती है, तो उस गति का यूज करके टरबाइन चलाकर जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको जल विद्युत कहा जाता है। जल प्रपात किसको कहते हैं? वाटरफॉल, जब नदी बहुत ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ एक सीधी रेखा में गिरती है तो इससे जो भी फॉर्मेशन बनता है उसको वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। बांध या डैम किसको कहते हैं? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण जैसी फॉर्मेशन बनाती है। A barrier erected to stop direct or reduce the flow of water, usually forming a reservoir, lake or aquifer. फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं किनको कहते हैं? नदियों पर बांध बनाकर एक बार में बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स मेनी एट वन गो एफर्ट्स आर मेड टू अचीव मेनी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के पर्पस क्या होते हैं, क्या होते हैं इनके मुख्य उद्देश्य? तो इनके मुख्य उद्देश्यों में आप आराम से लिखते हो। सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है सिंचाई का, इरिगेशन जिसको हम कह सकते हैं। सेकंड कैन बी जल विद्युत उत्पन्न करना, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा इसका होता है पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसके बाद में हम इसके साथ साथ इसको लिख सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका। उसके बाद में सूखा प्रबंधन, सूखा प्रबंधन। उसके बाद में मछली पालन। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जो इन डैम से गेन किए जाते हैं, तो इनको इसी वजह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सिंचाई इससे की जाती है, इरिगेशन, उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फिर जो फ्लड कंट्रोल है उसके लिए, ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए भी और फिशरीज के लिए भी। तो ये सारे जो है यूज इसके काम में लिए जा सकते हैं और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जा सकता है। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपनीज हुज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड इन्वेस्ट कैपिटल इन मेनी कंट्रीज एंड अर्न मोर प्रॉफिट, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों आई है? क्योंकि आपके इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन बाय कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्प्रिंग थ्रू बैम्बू पाइप्स इज कॉल्ड बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बांस ड्रिप, नदियों और झरनों के जल को बांस के बने पाइपों से एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके थर्ड चैप्टर था। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर इन इंडिया या भारत में कृषि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा मैंने आपको कहा कि सॉइल्स के बारे में आपको कुछ मेन चीजें याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में जो मैंने इसमें शामिल नहीं किया लेकिन आपको देखना जरूर है, वो है कि आपको सभी जो मुख्य फसलें हैं उनकी क्या सिचुएशंस हैं, कैसे वो उगाई जाती हैं, क्या उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस जरूरी हैं, क्या तापमान जरूरी है, कितनी वर्षा जरूरी है, वो सब आपको याद रखना है। स्टेपल फूड्स जितने भी हैं, स्पेशली राइस, व्हीट, कॉटन, टी और दो तीन और जो आपकी बुक में दी गई है वो सब आपको याद रखनी है। इंडिया प्रोड्यूस द लार्जर नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है और रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर ही फसल बोई जाती है। इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर ओनली वन क्रॉप इज सोन ऑन अ लॉन्ग वाइड प्लॉट। द मेन प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया आर टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला ये सब मुख्य रोपण फसलें हैं। राइस, व्हीट, कोरस, सीरियल्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगरकेन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट एटसेट्रा आर मेनली ग्रोन इन इंडिया। भारत में मुख्यतः कौन सी फसलें होती है? गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सब।
फिर है रबी की जो फसलें होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों ये मुख्य रबी की फसलें हैं। Rabi crops are sown in the middle of October to December and are harvested in the summer season from April to June। यानी अभी जो फसलें कट रही है वो क्या है, वो रबी की फसलें हैं जिनमें गेहूं भी शामिल है। Wheat, barley, peas, gram and mustard are the main rabi crops। फिर है खरीफ crops are sown in June, July with the onset of monsoon in different region on the country and are harvested in September, October। और जब अब बारिश होगी जून जुलाई में, उस समय जो बोई जाएंगी और बाद में सितंबर अक्टूबर में काटी जाएंगी वो होती है खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। The main crops of Kharif season are rice, maize, jowar, bajra, tur, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। भारत में राइस इज द फूड ग्रेन मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया गेट। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। भारत में चावल का चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, जो कोर्स जिनको कहते हैं, कोर्स सीरियल्स, वो है ज्वार, बाजरा, रागी। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। इंडिया हैज अ लीडिंग पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने और उसकी कला को कृषि कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, एक आधी बार आया हुआ भी ये क्वेश्चन कि कृषि होती क्या है। तो कृषि जो अलग अलग तरह की होती है वो अब बताएंगे। एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ प्लॉइंग द लैंड, सोइंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, राइजिंग एनिमल्स, उसको हम कृषि कहते हैं। अब अलग अलग तरह की कृषि देखो। सबसे पहला सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर या निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। छोटी छोटी जमीनों पर उतना ही काम करते हैं जिससे उनके लिए अनाज पैदा हो जाए। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है। एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच फार्मर प्रोड्यूस टू सपोर्ट हिज फैमिली। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मेथड्स आर यूज्ड इन दिस। दूसरी है कर्तन दहन प्रणाली, कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज या अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तब उस भूखंड को छोड़ देते हैं और अलग जगह पर चले जाते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न सिस्टम भी कहते हैं। सच ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स क्लीन ए पीस ऑफ लैंड एंड ग्रो grain and other food crops on it. When the fertility of that soil starts decreasing, then the plot is abandoned, then a new farm is made at another place. तो उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इन द मेथड मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर। गहन कृषि, इसमें अधिक उत्पादन के उद्देश्य से बहुत पूंजी निवेश होता है। आधुनिक उपकरणों को काम में लिया जाता है। कीटनाशकों, उर्वरकों, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर as a type of commercial agriculture in which single crop is grown over a wide area in which excessive capital investment and labor are used। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश भी होती है और बहुत सारे श्रम का भी प्रयोग होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको इंग्लिश में तो आप इजीली समझ सकते हो लेकिन हिंदी में नहीं आता है, वो है सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन तो हमें समझ में आ गया कि फसलों को रोटेट किया जा रहा है। सस्यावर्तन है ना, तो क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। Crop rotation, sowing crops alternately on a piece of land to increase the production capacity of the land। भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी के भूमि के टुकड़े पर बदल बदल के जो फसलें बोई जाती है उसको सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फिर है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यानी चकबंदी। अलग अलग छोटे छोटे खेत होते हैं उनको इकट्ठा करके और बड़े बड़े खेतों का निर्माण करना कंसोलिडेशन कहलाता है। फिर है हरित क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, उसको हरित क्रांति कहते हैं। 1960 के दशक में ये शुरू हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन, the use of high yielding seeds in the agricultural sector, modern technology, good manure
and the use of fertilizer, the revolutionary increase in the production of some crops, especially wheats and rice, is called as green revolution. वैसे ही श्वेत क्रांति भी हुई थी। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना। Improvement of breed of animal, use of modern techniques to increase milk production is called white revolution, और ये वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है हमारा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, येट इसमें से रिटर्न आने की संभावनाएं कम है, लेकिन आ भी सकता है। कोई प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, तो आपको रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अब तक ये चैप्टर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि इसमें सिर्फ मैप आएगा, तो भी कोई बात नहीं, आप ये जो नोट्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले मिनरल होता क्या है? वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। All things are made of minerals and organic substance having hardness, color and definite shape. हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण कहीं ना कहीं खनिजों द्वारा ही होता है। ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार भी होता है। अब लिग्नाइट नाम बहुत बार सुना है। लिग्नाइट क्या होता है? लो ग्रेड ब्राउन सॉफ्ट कोल को लिग्नाइट कहते हैं। निम्न कोटि का भूरा मुलायम कोयला होता है। और या अयस्क किसको कहते हैं? ए मिक्स फॉर्म ऑफ ट्रेस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीज, माइका मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स विच आर इन नेचुरल स्टेट विद वेरियस इम्प्योरिटीज। लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप होता है जिसमें खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। लिग्नाइट और जो हमारा लोहा होता है वो दो तरह का होता है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल हैविंग 50 to 60% ऑफ आयरन कंटेंट। जो लोहा अयस्क होता है उसको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हेमेटाइट में 50 से 60% तक लौह अंश होता है, और मैग्नेटाइट हाई ग्रेड आयरन होता है जिसमें 70% तक लौह अंश पाया जाता है। फिर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये अशुद्ध या कच्चा जो खनिज तेल होता है उससे मिलता है। माइनिंग किसको कहते हैं? द वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मिनरल, उपयोगी खनिज पदार्थों के निष्कर्षण के काम को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। अब जो खनिज होते हैं वो भी अलग अलग तरह के, हमने एक जो टेबल बनी है आपकी बुक में आपने देखी होगी ऑब्वियसली। खनिज भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो लौह होते हैं, अलोह होते हैं, जिसमें भी खनिज भी जो है पेट्रोलियम वाले अलग होते हैं, ऊर्जा खनिज अलग होते हैं, तो वो भी आपको टेबल अच्छे से वो लर्न करनी है। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स विच आर हैविंग आयरन कंटेंट सच एज आयरन सॉरी आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा। आयरन और मैग्नीज जैसे जो भी खनिज होते हैं जिनमें बहुत लौह तत्व पाया जाता है उनको फेरस मिनरल्स या लौह खनिज कहते हैं। एक जगह आपने बार बार सुनी होगी, वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई क्या है? मुंबई से 115 किलोमीटर की दूरी पर है और अरब सागर में है, और यहाँ पर तेल निकलता है, उसको मुंबई हाई कहा जाता है। उसके अलावा आणविक खनिज किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियर जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सब्सटेंसेस दैट होल्ड न्यूक्लियर एनर्जी लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड बेरिलियम। तो यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम जैसे पदार्थ जो परमाणु ऊर्जा को धारण करते हैं उनको एटॉमिक मिनरल या फिर न्यूक्लियर मिनरल कहा जाता है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस जो होती है वो एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रास, स्ट्रॉ, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट मटेरियल। जो जितना भी ये बायोस्फीयर से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो गैस बनती है उसको बायोगैस कहा जाता है। ऊर्जा जो कि घास फूस, कृषि, कचरा, जानवर और मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं। फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। Those minerals in which the metal content is high such as iron और बॉक्साइट उनको मेटेलिक मिनरल या धात्विक खनिज कहते हैं, जिनमें धातु का अंश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अधात्विक जिनमें धातु का अंश नहीं होता है जैसे चूना, पोटाश, ये सब कहते हैं, उनको नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। फिर एक कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जियोलॉजिस्ट या भूगर्भ शास्त्री किसको कहते हैं? तो साइंटिस्ट हु स्टडी द नेचर ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, उनको जियोलॉजिस्ट या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं, जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो आपको ध्यान में भी रखनी है। मैप के वीडियोस आपने देखे ही होंगे, तो इस चैप्टर में से क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप ही बनते हैं तो वो आपको बताए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो आप तुरंत जाकर वो वीडियोस देखिए जहां आपको एग्जैक्टली बताया गया है कि कौन सा प्लेस कहां पर है। नेम ऑफ द मिनरल और प्रोड्यूसिंग एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो आयरन ओर या लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहां मिलता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका में। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका में। कई बार बेल्ट पूछ लेते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। फिर मैग्नीज कहाँ मिलता है? मैग्नीज इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब में। उसके अलावा एल्यूमिनियम या जिसको बॉक्साइट भी कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलता है। अभ्रक या जिसको हम माइका भी कह सकते हैं, माइका कहाँ मिलती है? माइका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन जगह में मिलती है। अभ्रक को कई जगह पर एस्बेस्टॉस भी कहा जाता है, तो ये एस्बेस्टॉस जो है राजस्थान में मुख्य रूप से मिलता है। उसके अलावा तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है। कॉपर जो है वो इन सारी जगहों पर मिलता है। सोना जो है वो कर्नाटक और बिहार में मुख्य रूप से मिलता है। गोल्ड इज फाउंड इन कर्नाटका एंड बिहार मोस्टली। देन कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है। हमने पढ़ा था कि कोयले की खानें सबसे ज्यादा झारखंड में हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कोयला प्राप्त होता है। और खनिज तेल जो हमारा मिनरल ऑयल है वो मुंबई हाई, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है। तो आपको आंध्र प्रदेश भी इसमें काउंट किया जा सकता है। तो आपको ये प्लेसेस जो है वो मुख्यतः याद रखने हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बहुत ज्यादा टर्म्स इंपॉर्टेंट है नहीं, प्लेसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है आपके ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है। अब पूरी बुक पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं, तो आप रिवाइज इसको इस तरह कीजिए कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इनकलकेट कर सके। तो वो इनकलकेशन जो है वो आपके एग्जाम्स में मार्क्स की बहुत बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस को याद रखिए, मगअप करते रहिए, उनको याद करते रहिए। साथ ही साथ ध्यान ये रखिए कि हर चीज को आप समझ सकें। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन जस्ट मैसेज अस, यू कैन जस्ट गिव अस अ नोट कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो ये सेकंड पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले पार्ट यानी इकोनॉमिक्स के साथ जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।